सभी दर्शकों को हमारा नमस्कार और आप सभी का आज के कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। दर्शकों, आज हम बातें करेंगे शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने में शिक्षा विभाग की भूमिका। इस विषय पर बातचीत करने के लिए आज हमारे स्टूडियो में उपस्थित हैं शिक्षा सचिव श्री यश चौधरी IAS। यश चौधरी जी, बहुत बहुत स्वागत करते हैं हमारे इस कार्यक्रम में आपका। सबसे पहले तो जानना चाहेंगे कि हमारे पूरे द्वीप समूह में कितने स्कूल्स हैं और बच्चों की स्ट्रेंथ क्या है, टीचर्स की स्ट्रेंथ क्या है, इस बारे में आप हमारे दर्शकों को बताएं। सबसे पहले धन्यवाद दूरदर्शन का मैं करना चाहूँगा जिन्होंने मुझे यहाँ आज आमंत्रित किया शिक्षा के बारे में अपने विचार रखने के लिए। हमारे द्वीप समूह में 414 स्कूल हैं, जिसमें 329 सरकारी स्कूल हैं और बाकी प्राइवेट कुछ स्कूल हैं, कुछ एडेड अनएडेड स्कूल्स भी हैं। और अभी हमारे पास टीचर और बच्चों की जनसंख्या भी भरपूर है। रिक्रूटमेंट्स वगैरह चलते रहते हैं, तो इस समय क्या चल रहा है एजुकेशन डिपार्टमेंट में, क्या डेवलपमेंट्स हैं? देखिए, कई जगह आपने सुना होगा कि टीचर की कमी है कई स्कूल्स में, और ये हमने भी महसूस किया है। उसी के लिए माननीय मुख्य सचिव के आदेश के द्वारा मेजर रिक्रूटमेंट ड्राइव हम शुरू कर चुके हैं। ऑलरेडी 79 पोस्ट का हमने प्रचार प्रसार कर दिया है और हम उसको जल्दी से लेने के कार्य में कार्यरत हैं। इसी के साथ साथ आने वाले समय में अगले 15-20 दिन में मैं कह सकता हूं कि हम और रिक्रूटमेंट और टीचर्स के रिक्रूटमेंट के लिए फिर से वैकेंसी नोटिस निकालेंगे। हमारा ये टारगेट है कि इस एकेडमिक सेशन के अंत तक हमारे सभी स्कूल्स में एज पर CBSE के नॉर्म्स और जो हमारी मिनिस्ट्री के नॉर्म्स हैं, जितने टीचर्स रिक्वायर्ड हैं और टीचर स्टूडेंट रेशियो में जो हमारा मानक है, उसके अनुसार रेगुलर और रिक्विजिट नंबर ऑफ टीचर्स प्लेस हो जाएं, जिसमें हमारे PST, GTT, PGT इत्यादि टीचर्स की रिक्रूटमेंट हो रही है। और अगले 2 महीने में वह सभी टीचर्स आ जाएंगे और इस सेशन के एंड तक वी विल हैव सफिशिएंट नंबर ऑफ टीचर्स फॉर एंटायर अंडमान निकोबार आइलैंड्स। जी, शिक्षा के अधिकार अधिनियम, इस विषय में जानना चाहेंगे। शिक्षा के अधिनियम अंतर्गत हमें कई सारे मानकों को हमें पालन करना है, जिसमें बच्चों को जो EWS कैटेगरी के बच्चे हैं उनको बेनिफिट्स जो भी शिक्षा के अधिनियम के अनुसार उनको मिलने हैं वो मिल रहे हैं। इसी के साथ साथ फ्री यूनिफॉर्म, स्कूल फीस में उनकी स्कूल फीस माफ़ी, उनको और सभी चीज़ें ये हम DBT के द्वारा हम प्रोवाइड कर रहे हैं बच्चों को ऑलरेडी। इसी के साथ साथ जो RTE के अदर नॉर्म्स हैं, जिसमें हमारे बच्चों को जितनी भी सर्विसेज, चाहे वो मिड डे मील हो या सारी सर्विसेज हम प्रोवाइड कर रहे हैं। बल्कि मैं यहाँ आपके द्वारा दर्शकों को ये भी बताना चाहूँगा कि मिड डे मील में हर साल 3 दिन अंडे प्रोवाइड करते थे, बट अब माननीय मुख्य सचिव के दिशा निर्देश अनुसार हमने वह 3 दिन से 5 दिन हम बच्चों को अंडे प्रोवाइड कर रहे हैं, ताकि उनकी प्रोटीन रिच डाइट रहे। और इसकी तारीफ हमारे खुद मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने भी की है कि ये ऐसा यूनिक इनिशिएटिव है एजुकेशन डिपार्टमेंट का, जो पहली बार हम कंट्री में प्रोटीन बेस्ड डाइट पे फोकस दे रहे हैं। सो दिस इज़ आवर इनिशिएटिव और इसी के ये सारा RTE के अंतर्गत है और इससे बच्चों की डाइटरी सप्लीमेंट जो है उन्हें मिड डे मील में देना है वह भी इम्प्रूव होगी। शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत जो बच्चे आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं उनके लिए प्राइवेट स्कूल्स में 25% रिजर्वेशन अनिवार्य है, तो इस चीज़ को आप कैसे सुनिश्चित करते हैं? RTE के अंदर 25% EWS कैटेगरी में रिजर्व्ड है। मेरी अभी कुछ दिन पहले सभी प्राइवेट स्कूल्स के साथ मीटिंग भी हुई, जिसमें मैंने सभी प्राइवेट स्कूल से रिक्वेस्ट की है कि वह ये जो 25% जो कैटेगरी है इसको स्ट्रिक्टली फॉलो करवाएं अपने स्कूल्स में, और ये सभी चीज़ हम मॉनिटर भी करेंगे। 31 जुलाई तक हमने उनको समय दिया है कि हमें एक रिपोर्ट दे दें कि उनके यहाँ पे कितने बच्चे RTE के अंतर्गत आते हैं, और उसके बेसिस पे जिन भी स्कूल्स में ऐसा अभी अगर पालन नहीं हो रहा है तो हम उस पर फोकस करेंगे, और जिन पे हो रहा है उनके लिए किस तरह से हम EWS कैटेगरी में सभी बच्चों को जितने उसमें आते हैं जो आरक्षित बच्चे हैं उनको कैसे लाभ मिलेगा, इसका हम मॉनिटरिंग करेंगे। जी, नई शिक्षण पद्धति, इसकी जानकारी के लिए शिक्षकों की इन सर्विस ट्रेनिंग, इसकी क्या व्यवस्था की जाती है? NEP 2020 के आने के बाद रेगुलर इन सर्विस ट्रेनिंग हम कराते रहे हैं। इस वर्ष क्योंकि हमारा फोकस क्वालिटी ऑफ एजुकेशन पे बहुत ज़्यादा है
और क्वालिटी ऑफ एजुकेशन पे फोकस रखने के लिए सबसे पहले टीचर एजुकेशन इज़ इम्पॉर्टेंट, टीचर की ट्रेनिंग इज़ इम्पॉर्टेंट। तो ऑलरेडी जितने प्राइमरी स्कूल टीचर्स हैं और हेडमास्टर प्राइमरी हैं, उनकी ट्रेनिंग हमारे पूरे जो अभी हमारी अवकाश सत्र चल रहा है, पूरे अवकाश सत्र में 8 फेजेस में उन टीचर्स की हम ट्रेनिंग दे रहे हैं। उन टीचर्स की ट्रेनिंग हमारी स्टार्टिंग, खासकर बच्चे का जो फाउंडेशनल लेवल होता है, जो क्लास 1 to 5 जिसे हम प्राइमरी सेक्शंस कहते हैं, उसमें टीचर्स की रोल और उनकी भूमिका बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। तो उन्हीं के लिए हम टीचर एजुकेशन के लिए इन सर्विस ट्रेनिंग, जो हमारा डाइट डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग है, वो 8 फेजेस में लगभग 200 टीचर्स की हम ट्रेनिंग करवा रहे हैं। अभी मैं आपको बताना चाहूँगा आपके माध्यम से दर्शकों को, उसके 4 फेजेस कंप्लीट हो गए हैं। टोटल 8 फेजेस की ट्रेनिंग है, जिसमें सभी टीचर्स जो प्राइमरी सेक्शन में पढ़ा रहे हैं उन सभी की हम ट्रेनिंग करा रहे हैं। इसी के साथ साथ वर्चुअल मोड में जो और टीचर्स हैं जिनको ट्रेनिंग लेनी है, वो अवकाश के बाद हम उनके लिए वर्चुअल सेशंस में भी ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज कराएंगे, जिसके लिए हम कैलेंडर बना के हम ये डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो जो टीचर्स फार फ्लंग एरिया में भी हैं, उनको भी अगर कोई डाउट है या उनके लिए कोई सेशंस हैं, वो वर्चुअली उस सेशन से कनेक्ट कर सकते हैं। जैसे ट्रेनिंग होती है तो टीचर्स उनको अपने स्कूल्स में इम्प्लीमेंट करते हैं, तो इसकी मॉनिटरिंग आप कैसे करते हैं? देखिए, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इस एकेडमिक सेशन में एजुकेशन विभाग का सबसे ज़्यादा फोकस क्वालिटी ऑफ एजुकेशन पे रहेगा। लर्निंग आउटकम एक बच्चे के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, और ना सिर्फ उसके इनिशियल ईयर में उसके स्कोर्स या एग्ज़ाम या जो भी मार्क्स लाता है, बट इसके लिए भी कि वह आगे जाके बच्चा क्या करेगा जी। तो उसके लिए एजुकेशन डिपार्टमेंट ने एक पूरा डिटेल्ड प्लान बनाया है, जिसका पहला भाग है टीचर ट्रेनिंग, जो हम दे रहे हैं। इसमें डाइट, जो हमारी एक स्पेसिफिक इंस्टीट्यूट है हमारे एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंदर, उन्होंने पूरे साल का एक कार्यक्रम बनाया है, जिसमें ट्रेनिंग के बाद हर माह 25 तारीख को, जो भी 25 तारीख वर्किंग डे है, उस दिन सभी बच्चों का, जो प्राइमरी सेक्शन के बच्चे हैं, उनका फीडबैक लिया जाएगा। फीडबैक फॉर्म्स, क्वेश्चनर्स सब रेडी हैं और वह टीचरों को दिए जा रहे हैं। उस फीडबैक में जो लर्निंग आउटकम मैप्ड फीडबैक होगा, वो एनसीईआरटी द्वारा जो NAS सर्वे होता है, उस सर्वे में जो लर्निंग आउटकम है वो मैप्ड है। उस मैपिंग के हिसाब से करिकुलम भी मैप्ड रहता है। उसी हिसाब से हमने अपना क्वेश्चनर भी डेवलप किया है। वह बच्चा 25 तारीख को वो क्वेश्चनर फिल करेगा, फीडबैक लेगा एवरी मंथ 25 तारीख को जी। उस 25 तारीख के बाद अगले 10 दिन में वो पूरा डेटा हमारे पास ऑनलाइन पोर्टल में रिफ्लेक्ट करेगा, जो कि आप पोर्टल पे देख सकते हैं जाके बच्चे की परफॉर्मेंस। इससे पहले पिछले वर्ष हमने ये एंड लाइन सर्वे जब किया जनवरी में और बेस लाइन सर्वे जब किया, तो उसमें कुछ गैप था 6 महीने का। हम अब ये मंथली लेवल पे मॉनिटर करेंगे, जिसका एंड लाइन सर्वे जनवरी 2023 में होगा, जिससे बच्चे का परफॉर्मेंस पूरे साल प्राइमरी सेक्शन में क्या रहा ये जनवरी में पता लग जाएगा। बट क्योंकि वह जनवरी में 1 साल बाद बता रहे हैं, तो हर महीने जो उसकी मॉनिटरिंग हो रही है वह बच्चे को, उनके अभिभावकों को और टीचर्स को पता लगता रहेगा कि उस बच्चे ने इस माह जो उसके टीचर्स ने पढ़ाया कितना समझ में आया, कितना वह रिप्रोड्यूस कर पा रहा है जी। तो उसकी प्रोग्रेस। कुछ बच्चे होते हैं जो शायद वो टॉपिक समझ नहीं पाए, उन बच्चों पे स्पेशल फोकस देने के लिए वो टीचर फिर ज़्यादा मेहनत कर सकते हैं जी। ये प्राइमरी सेक्शन के लिए 6 से लेकर 12 तक हम एक कॉन्सेप्ट लेके आ रहे हैं फ्रॉम दिस ईयर ऑनवर्ड्स, मंथली टेस्ट। हर 6ठी से लेकर 12वीं तक के बच्चा जो हमारे सरकारी स्कूल में है, उनका मंथ में एक 10, 15, 20 नंबर का एक टेस्ट हुआ करेगा। उसमें पूरे महीने में बच्चे ने क्या पढ़ा, उसके बेसिस पे एक क्वेश्चनर डेवलप हो चुका है और वो भी ऑलरेडी दिया जा रहा है। हर महीने की 20 तारीख को वो टेस्ट होगा। उसके रिजल्ट जो भी आता है वह टीचर उसे बता देंगे। रैंडमली एजुकेशन डिपार्टमेंट 10 स्कूल के रिजल्ट्स मंगवाएगा और उनको एनालाइज करेगा और क्वार्टरली इसका रिव्यू भी होगा। बल्कि मैं आपको बताना चाहूँगा ये इनिशिएटिव हमारे मुख्य सचिव के दिशा निर्देश द्वारा हो रहा है जी। और इससे हर 3 महीने में हमें ये पता लगेगा कि कौन सा स्कूल, कौन सी क्लास, कौन सा बच्चा किस विषय में कितना प्रोग्रेस कर रहा है जी। तो कक्षा 1 से लेकर कक्षा 12वीं तक हमने पूरे साल
क्वालिटी ऑफ लर्निंग और क्वालिटी ऑफ एजुकेशन कैसे रहे, इस पे हमारा पूरा फोकस है। कहने का मतलब ये है कि जो भी प्रक्रियाएं हैं, इससे पता चलेगा कि बच्चा कितने पाने में है जी। इसके बाद जो बच्चे कमज़ोर हैं, जो थोड़ा सा पीछे रह जाते हैं, उनके सुधार के लिए क्या किया जाएगा? देखिए, टीचर को एक पता लगता है कि मेरे क्लास में 20 बच्चे हैं, उसमें से 5 बच्चे ऐसे हैं जो शायद उतना परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं या वह उतनी आसानी से नहीं समझ पा रहे हैं जी उनके लिए एक्स्ट्रा क्लासेस या सप्लीमेंट्री क्लासेस का प्रोग्राम और अरेंजमेंट रहेगा जी बल्कि उन बच्चों को फोकस करने के लिए टीचर्स को भी हम मोटिवेट कर रहे हैं कि आपको जब पता लग जाता है कि ये बच्चे इस टॉपिक में अच्छे हैं, तो देन जो बच्चे उस टॉपिक में अच्छे नहीं है उनको आप ज़्यादा फोकस करने के लिए यू कैन हैव एक्स्ट्रा क्लासेस, सप्लीमेंट क्लासेस, इनफैक्ट वर्चुअल क्लासेस ऑल्सो। सो वी आर इन प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग वर्चुअल क्लासरूम प्रोग्राम, जो बहुत जल्द हम लॉन्च करेंगे। अगले 3 महीने का हमारा टारगेट है। तो उससे क्या है कि बच्चा अगर कुछ चीज़ टॉपिक किन्हीं कारणों से स्कूल में छूट गया उसका, तो वो अपने डायरेक्ट टू होम जो DTH सर्विस है, जो केबल सर्विस पे, वो टॉपिक दोबारा पढ़ सकता है। इसके लिए शिक्षा विभाग अगले 3 महीने में कई कार्य हमें करने हैं जो हमारा पाइपलाइन में है अभी। बट जो बच्चे उस टॉपिक को समझ नहीं पा रहे हैं, पढ़ नहीं पा रहे हैं, उनके लिए हम एक्स्ट्रा क्लासेस का अरेंजमेंट कर रहे हैं ऑलरेडी। और अगले महीने जब वह बच्चा टेस्ट देगा तो फिर से टीचर को पता लग जाएगा कि उसने पूरे महीने में कितना पढ़ाया और बच्चे को कितना समझ आया। सो ये ड्यूअल फीडबैक मैकेनिज्म है, बच्चे का भी है और टीचर का भी है कि उन्होंने क्या पढ़ाया और बच्चे को कितना समझ आया। जी, ऐसे में बच्चों के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है, तो पेरेंट्स और टीचर का एक संबंध होना चाहिए, तो इसके लिए आप क्या कर रहे हैं? एवरी 4th सैटरडे देयर इज़ अ पेरेंट टीचर्स मीटिंग मैंडेटरीली जो होती है जी। इसके साथ साथ स्कूल मैनेजमेंट कमेटी में भी, हर स्कूल की एक स्कूल मैनेजमेंट कमेटी होती है जिसमें पेरेंट्स, वहाँ के लोकल PRI मेंबर भी उसमें कमेटी में मेंबर्स होते हैं। तो सारे अभिभावक जो वहाँ के गार्जियंस हैं या उनके पेरेंट्स हैं, दे विल बी कॉल्ड ऑन एवरी 4th सैटरडे और उनके बच्चों की जो प्रोग्रेस है वो उनको बताई जाएगी जी। और इसी के साथ साथ जो हेडमास्टर्स हैं उनको भी हमने निर्देश दिया है कि वह पेरेंट्स के साथ रेगुलर टच में रहे, क्योंकि टीचर्स के पास और भी बहुत काम होते हैं। तो टीचर शायद इंडिविजुअल पेरेंट्स लेवल पे उतना बात नहीं कर पाए या उनसे मिस हो जाए। हेडमास्टर की ये ड्यूटी रहेगी कि वो पेरेंट्स और टीचर्स के बीच जो ब्रिज है उसको गैप कर सके, ताकि हर बच्चे का मॉनिटरिंग, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन हम इंश्योर करें। कई बार ऐसा होता है यश जी कि बच्चा जब कमज़ोर रहता है पढ़ाई में, तो घर में देखा जाता है कि अभिभावक भी नज़रअंदाज कर जाते हैं, तो ऐसे में उन अभिभावकों से आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं आपके माध्यम से सभी अभिभावकों से ये कहना चाहूँगा कि बच्चे की जिम्मेदारी जितनी स्कूल की है उससे मेरे हिसाब से ज़्यादा ही पेरेंट्स की है या अभिभावकों की है। दिन के 8 घंटे बच्चा स्कूल में रहता है, तो 2/3 तो वह अपने पेरेंट्स के साथ रह रहा है। स्कूल का काम या स्कूल का जो डोमेन है वो 8 घंटे का है, उसमें हम उन्हें पढ़ा सकते हैं, बट उसके बाद बच्चा क्या कर रहा है, उसके लिए मेरी सभी पेरेंट्स से रिक्वेस्ट है कि अपने बच्चों पे थोड़ा ध्यान दें। वो बच्चा स्कूल के बाद क्या कर रहा है, इस पे हमें फोकस रखना चाहिए। और अगर आपको लगता है, सभी पेरेंट्स को ऐसा लगता है कि वो, कुछ पेरेंट्स को कि कुछ बच्चे जो अलग दिशा में जा रहे हैं या कुछ इशू आ रहा है, तो तुरंत इस चीज़ को स्कूल के नॉलेज में लेके आएँ, टीचर्स को बताएं, प्रिंसिपल्स को बताएं, हेडमास्टर्स को बताएं। जी, ये तो हम जानते ही हैं कि शिक्षण पद्धति में बुनियादी ढांचे का बहुत महत्व है। लर्निंग आउटकम्स पर आप कितना तवज्जो दे रहे हैं? जो मैंने अभी आपको बताया, ये दी एंटायर एक्सरसाइज इज ऑन लर्निंग आउटकम्स और क्वालिटी ऑफ एजुकेशन पे है। हमारा ये टारगेट है कि जब हम जनवरी में इसका एंडलाइन सर्वे करेंगे जो पूरी एक्सरसाइज का, तो वी आर होपफुल दैट वी विल गेट रियली गुड रिजल्ट्स और इससे हमारे आने वाले एग्जाम्स में और अच्छे रिजल्ट्स भी होंगे और बच्चों की जो क्वालिटी है, खासकर पहली से लेकर 5वीं तक, वो इम्प्रूव होगी। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति ये क्या है, इस बारे में हमारे दर्शकों को आप बताएं। देखिए, NEP 2020 इज़ अ ब्रॉड फ्रेमवर्क है जिसके अंतर्गत वो सभी स्कूल्स को अपने करिकुलम, अपना इंफ्रास्ट्रक्चर और ये सारा मैप करना है जी। तो 2020 से लेके अब तक शिक्षा विभाग ने इसमें कई कदम उठाए हैं, जिसमें रिक्रूटमेंट हम कर रहे हैं। इसी के साथ क्वालिटी ऑफ एजुकेशन पे हमारा फोकस रहेगा। स्कूल में इंफ्रास्ट्रक्चर,
जो मैंडेटेड है और जो रिक्वायर्ड है, वो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए हमने लिस्ट बनाई है, जिसमें हमारे कुछ प्रायोरिटी वर्क्स हैं। उन वर्क्स को कंप्लीट अगर हम करा देते हैं अगले 1 साल में, तो हमारे स्कूल में लगभग जो बेसिक इम्यूनिटीज़ है वो सभी स्कूलों में रहेंगी। इसी के साथ साथ स्कूल, हमारे प्रधानमंत्री श्री एक स्कीम है जो भारत सरकार लॉन्च कर चुकी है, उसके अंतर्गत 10 हम मॉडल स्कूल भी डेवलप करने जा रहे हैं, जो पूरे द्वीप समूह के 10 स्कूल आइडेंटिफाइड हैं, और उन स्कूल को हम मॉडल स्कूल के लेवल पे, जिसमें एनईपी के सारे मानकों का पूर्ति होकर वो स्कूल डेवलप होगा। जी यश जी, ऐसा है कि ज़्यादातर अभिभावक चाहते हैं कि उनका बच्चा अंग्रेज़ी माध्यम से पढ़ाई करे, लेकिन जो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति है वो मातृभाषा में निर्देश पर जोर देती है, तो ऐसे में इस स्थिति को कैसे आंकते हैं आप? देखिए, अंडमान में एक यूनिक सिचुएशन है। यहाँ कई सारे वर्नाकुलर मीडियम के स्कूल्स हैं इंग्लिश मीडियम के साथ साथ, तो जो स्कूल्स इंग्लिश मीडियम के हैं और कई जगह तो ड्यूल मीडियम स्कूल्स भी चल रहे हैं। तो क्योंकि अंडमान में हमारे पास कई सारे वर्नाकुलर मीडियम के स्कूल्स हैं और उन्हीं के साथ हमारे वर्नाकुलर मीडियम के टीचर्स भी हैं, अभी जो हम रिक्रूटमेंट भी कर रहे हैं उसमें भी हम कई वर्नाकुलर मीडियम के टीचर्स को ले रहे हैं। तो हमारा ये फोकस है कि इंग्लिश को बढ़ावा देने के साथ साथ हम अदर वर्नाकुलर लैंग्वेजेस को, जैसे हिंदी, बंगला, तेलुगु, तमिल को भी उतनी ही तवज्जो दें, बशर्ते उसमें बच्चे और अभिभावक अपने बच्चों को एनरोल कराएं। अगर कहीं एनरोलमेंट कम होता है तो हम उसको ज़रूर रिव्यू करेंगे कि अगर वहाँ पे बच्चे उस मीडियम के उसके नहीं है मीडियम के उतने, बट अदरवाइज अगर उस मीडियम के सफिशेंट बच्चे हैं तो हमारा पूरा फोकस है कि इंग्लिश मीडियम स्कूल्स के साथ साथ सभी जगह जहाँ पे उस मीडियम के बच्चे ज़्यादा हों वहाँ पे वर्नाकुलर मीडियम के स्कूल्स भी ऑपरेट हों। जी 2018 में माननीय प्रधानमंत्री जी ने डीम्ड यूनिवर्सिटी की स्थापना की, घोषणा की, तो यहाँ पे क्या डेवलपमेंट्स हैं? देखिए, माननीय प्रधानमंत्री द्वारा 2018 में जो डीम्ड यूनिवर्सिटी की घोषणा हुई थी, डिपार्टमेंट एडवांस स्टेजेस में है उसके ऑपरेशनलाइजेशन के लिए। इससे सबसे बड़ा बेनिफिट होगा कि हम ऑटोनॉमस हो जाएंगे, हमें किसी पर डिपेंडेंट नहीं होना होगा और हम अपने लोकल सिनेरियोज के हिसाब से एग्जामिनेशन और सारी चीज़ें समयबद्ध तरीके से करा पाएंगे। तो ये अंडमान के शिक्षण संस्थानों की ऑटोनॉमी के लिए एक बहुत बड़ा कदम है। यश जी, आज हाईटेक एजुकेशन का ज़माना है, बच्चों को पढ़ाई के लिए मोबाइल की, इंटरनेट की आवश्यकता होती है। ऐसे में जो दूर दराज क्षेत्र है हमारे द्वीप समूह के, जहाँ पर कनेक्टिविटी की समस्या है और बहुत से पेरेंट्स ऐसे हैं जो इंटरनेट या मोबाइल अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, तो ऐसे में कैसे मैनेज किया जाता है पढ़ाई वहाँ पे? इसमें 2 तरीके से हम कार्य कर रहे हैं। पहला तो कि सभी सुदूर क्षेत्र में हमारे स्कूल्स हैं, तो जो बच्चे पढ़ना चाह रहे हैं और टीचर्स भी हैं, जहाँ कमी है वो जो हमारी रिक्रूटमेंट हो रही है अगले 2 महीने में, वो कमी भी हम पूरी कर देंगे। तो बच्चों के लिए स्कूल तो सबसे पहला ज़रिया है अपनी पढ़ाई को या जो कोई गैप है उसको कंप्लीट करने का। इसी के साथ साथ ऑलरेडी शिक्षा विभाग के कई रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं जो हम स्कूल्स में प्रोवाइड कर देते हैं, जिससे वो ऑफलाइन लेक्चर्स को पढ़ सकें। तीसरी चीज़ जो अभी हम करने जा रहे हैं, जो मैंने आपको पहले भी बताया, कि वर्चुअल क्लासरूम थ्रू डायरेक्ट टू होम सर्विस, वो चीज़ हमारी अगले 3 महीने में हमने टारगेट किया है कि अंडमान के लिए एक डेडिकेटेड चैनल बहुत जल्दी लॉन्च हो सकता है। उसमें हम रिकॉर्डेड लेक्चर्स, लाइव टीचिंग, एक्सपर्ट सिनेरियो, एक्सपर्ट के साथ इंटरव्यूज़, ये सब हम पब्लिश कर सकते हैं। तो वो सारी चीज़ हमारी ऑग्यूमेंट करेगी जो बच्चे की एग्जिस्टिंग रिक्वायरमेंट्स है फॉर लर्निंग। शिक्षा में खेलों को कितना महत्व दिया जा रहा है? शिक्षा के साथ साथ खेल भी मेरे हिसाब से एक अभिन्न अंग है। वो दिन चले गए जब वो कहावत होती थी कि खेलोगे कूदोगे होगे खराब, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब। तो मेरे हिसाब से आजकल के ज़माने में खेल एक महत्वपूर्ण अंग है आपकी शिक्षा का, और मैं सभी अभिभावकों से आपके द्वारा ये रिक्वेस्ट करूँगा कि अपने बच्चों को एटलीस्ट 1 या 2 गेम में ज़रूर बढ़ावा दें। उससे वह ना सिर्फ उनकी एनर्जी चैनलाइज होगी, बल्कि उनके अंदर डिसिप्लिन और जीवन में एक सुदृढ़ता आएगी, ये मुझे ऐसा लगता है। इसी के साथ साथ शिक्षा विभाग और खेल विभाग भी मैं देख रहा हूँ, दोनों विभागों के लिए हमारे पास एक प्रोग्राम है जिसमें हम स्पोर्ट्स हब स्कूल बना रहे हैं जी। इसमें हमने 38 स्कूल्स को आइडेंटिफाई किया है जहाँ पे हम
इक्विपमेंट्स प्रोवाइड करेंगे स्पोर्ट्स के स्कूल्स पे ही। इसी के साथ साथ माननीय मुख्य सचिव के निर्देशों द्वारा हम सभी स्कूल में जहाँ भी प्लेग्राउंड अभी नहीं है वहाँ प्लेग्राउंड डेवलप करा रहे हैं, जिसकी हम फेंसिंग भी कराएंगे और लेवलिंग करा के हर स्कूल में प्लेग्राउंड मैंडेटरी होगा। इसी के साथ साथ खेल विभाग द्वारा हर आइलैंड पे हम टारगेट कर रहे हैं कि या तो एक मिनी स्टेडियम हो या एक मल्टीपर्पस हॉल हो, ताकि जो बड़े जिनकी ज़्यादा उम्र है उनको भी खेलने के लिए हम एक जगह प्रोवाइड कर सकें। अभी समर वेकेशन है, बहुत से बच्चे खाली बैठे होंगे, तो उनके लिए खेल की क्या व्यवस्था की गई है? स्कूल में प्लेग्राउंड्स ओपन है, पीईटीज जहाँ जहाँ स्कूल में है वो पीईटीज भी एंगेज्ड हैं। इसी के साथ साथ कई द्वीपों में हमारा मल्टीपर्पस हॉल ऑलरेडी है और हमारे मिडी स्टेडियम्स भी हैं, तो वहाँ पे भी खेलने की सफिशेंट जगह है। और आपने अभी देखा होगा कि ऑलरेडी क्रिकेट को लेके निकोबार में एक क्रिकेट का कप चल रहा है, हमारे पास यहाँ पोर्ट ब्लेयर में एक क्रिकेट का टूर्नामेंट चल रहा है। अब तो बारिश शुरू हो गई है, बट इनिशिएटिव्स के द्वारा जो बच्चे हैं वो खेलने के उनके कई सारे हमने एवेन्यूज़ रखे हैं। और जस्ट वेकेशन से पहले हमने 22वें स्टेट स्कूल गेम्स का भी आयोजन करवाया था, जिसमें हमारे पूरे सारे क्लस्टर और जोन से बच्चे यहाँ आए थे और लगभग 5 दिन का ये कार्यक्रम किया गया था उनकी खेल को बढ़ावा देने के लिए। जिन बच्चे में प्रतिभा है, आपको लगता है कि ये बहुत अच्छा खिलाड़ी बन सकता है, तो उनकी कोचिंग की कोई व्यवस्था वगैरह की जाती है आपके विभाग की ओर से? जी, खेल विभाग एक बच्चे का ग्रूमिंग करके हम स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा उस बच्चे को टैलेंट आइडेंटिफाई करके देन जो भी स्पोर्ट्स में वो बच्चा खेलना चाहता है उसमें आगे बढ़ने के लिए उसको हम प्रोत्साहित करते हैं। जिसमें कार निकोबार में ऑलरेडी एक मॉडर्न स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है, जिसमें 4 गेम्स का प्रावधान है, जिसमें बच्चों को टैलेंट आइडेंटिफाई करके वहाँ एनरोल करा दिया गया है और उन सभी डेडिकेटेड फोकस्ड वे में उनको ट्रेन किया जाएगा। इसी के साथ साथ पोर्ट ब्लेयर और मायाबंदर में भी जो बच्चे एक्सेप्शनल टैलेंट हैं, हम स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के साथ रेगुलर कैंप्स लगवाते हैं अपने स्टेडियम्स में, और वहाँ पे जो टैलेंट आइडेंटिफाई होता है उसको फिर हम आगे उसको बढ़ावा देके उस बच्चे को हम प्रोत्साहित करते हैं, और अगर वह मेडल और कुछ लेके आते हैं तो उनको कैश रिवॉर्ड भी मिलता है। जी, अंत में यश चौधरी जी, एज अ एजुकेशन सेक्रेटरी, आप बच्चों से, अभिभावकों से क्या कहना चाहेंगे? मैं आपके माध्यम से सभी अभिभावकों को ये कहना चाहूँगा कि पूरे साल जो हमने शिक्षा विभाग ने जो ये पूरा कार्यक्रम बनाया है क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को इम्प्रूव करने के लिए, मेरी आप सभी से विनती है कि आप इसमें हमारा सहयोग दें, हमारा पार्ट बने। सबसे बड़ा फीडबैक हमें आपसे ही मिल पाएगा, और जहाँ भी आपको लगे कि कुछ कोर्स करेक्शन की ज़रूरत है, कुछ एडिशन की ज़रूरत है, कुछ बताने की ज़रूरत है, आप हमें प्लीज़ अप्रोच करें। आप मेरे को भी डायरेक्ट अप्रोच कर सकते हैं, मैं अपने ऑफिस में रहता हूं वर्किंग आवर्स में, आप मुझे अपना फीडबैक दें। वहाँ पे हमारे डीओज हैं, डायरेक्टर एजुकेशन हैं, उनको अप्रोच करें। बट मेरी आपसे यही विनती है कि अपने बच्चे के रेगुलर परफॉर्मेंस के बारे में आप स्कूल जाते रहें, प्रिंसिपल उनके टीचर्स से बात करते रहें, क्योंकि अंत में उसकी एजुकेशन इम्प्रूवमेंट में टीचर्स के साथ साथ आपका भी उतना ही सहयोग है, जिससे हम एक बच्चे का सुदृढ़ भविष्य बना पाएंगे। तो यश चौधरी जी, आज आप कार्यक्रम में आए और आपने शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने में शिक्षा विभाग की भूमिका के विषय में विस्तार पूर्वक बताया। हम समझते हैं कि हमारे दर्शकों को इससे बहुत सारी जानकारी मिली होगी। आज आप हमारे स्टूडियो में आए, समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार। तो दर्शकों, उम्मीद करते हैं कि इस बातचीत से आपको काफ़ी जानकारी मिली होगी। अगले कार्यक्रम में एक नए विषय के साथ हम फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।